हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल वायरिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग हम लोग देख रहे थे। तो इंटरनल वायरिंग से जितनी थ्योरियाँ बनती थी सारा हमने कवर कर लिया। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया था ताकि आपको आइडिया लग सके कि इंटरनल वायरिंग को करने के लिए हमें कौन कौन सा स्टेप उठाना है और कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले ही क्लियर कर दिया था कि ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आने वाला, लेकिन हाँ, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा यही जो मैंने आपको 6-7 स्टेप बताए हैं उन्हीं स्टेप से होगा क्वेश्चन, और उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। तो आइए आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देता हूं क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया था और फिर आगे क्या पढ़ना है। तो आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिया था कि लास्ट में हम कितना वायर और कितना पाइप यूज में लाएंगे। इसके बाद एक हमारा लास्ट बनता था एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यानी कि मटेरियल का लिस्ट बनाना और उसका दाम निकालना। तो चूंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के बेस पे हम काफ़ी एस्टिमेटिंग कास्टिंग पूरा नहीं कर सकते, इसलिए मैं वो स्टेप स्किप कर रहा हूँ। अभी एक और मैं इससे छोटा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस रहेगा। एडवांस का मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन का टाइप अलग होगा, क्योंकि आपको भी पता है बीटी बोर्ड में जो आजकल पिछले 2 साल से क्वेश्चन पेपर सेट किए जा रहे हैं उनका पीछे के मॉडल पेपर से कोई लेना देना नहीं है। टोटली नया टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, नए तरीके से चीज़ों को पूछा जा रहा है। तो हम भी नए तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। करने को क्वेश्चन वही होता है जो हम लोग सीखते हैं, करते हैं, लेकिन अगर जरा सा भी मॉडल वो चेंज करता है या फिर कुछ कहने का तरीका बदल देता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में कि अब करें क्या इसके लिए, तो फिर हमको दिक्कत होने लगती है। तो क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ सोचने का तरीका बदलेंगे, देखने का तरीका बदलेंगे। तो आइए, आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को उस क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर सब कुछ क्लियर नहीं हुआ, अगर 20 से 30% की बातें भी क्लियर हुई होंगी तो भी बहुत सफिशियंट है, क्योंकि जो अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा और क्लियर होगा, यानी कि चीज़ें जब 50-60% क्लियर हो जाएंगी तब हम बड़ा क्वेश्चन एक उठाएंगे, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अभी एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का तरीका अलग होगा, करना वही होगा। देखिए कैसे क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा एडवांस बनाया क्वेश्चन, यानी कि सिंपल तो आपको लेआउट दे देगा और पॉइंट दे देगा कि आप इनको लगा के वायरिंग करो और इसकी गणना करो कि कितना खर्च आ रहा है। लेकिन अगर एग्जामिनर के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चला, उसने क्वेश्चन को घुमा दिया, तब फिर आप क्या करोगे? क्योंकि क्वेश्चन जब टफ बनता है, टेक्निकल बनता है, तो ईजी ही होता है, सिर्फ टेक्निकल ज़्यादा होता है। दूसरी बात, थोड़ा सा क्लास घर से रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मे बी सम डिस्टर्बेंस आप लोगों को सुनने को मिले, अगल बगल की आवाज़ें आएँ, आप उसको इग्नोर करिएगा। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है हम लोग फिर से एक अच्छे से शांत माहौल में क्लास को रिकॉर्ड करेंगे, शांत माहौल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल एडजस्ट करिए। चैनल का नाम है मेरे डीजेपी इलेक्ट्रिकल। ये जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, ITI स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कर दीजिए। वो चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, कोई भी हो। क्योंकि अभी ड्राइंग पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ड्राइंग का एग्जाम किसका है? थर्ड ईयर में 6 सेमेस्टर का है। किसका है? 6 सेमेस्टर का। तो अभी तो वो पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए चैनल है, आप सभी स्टूडेंट को शेयर करिए, चाहे फर्स्ट ईयर में, चाहे सेकेंड ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में हो। क्योंकि जस्ट इसके बाद आप लोगों का जो रिक्वायरमेंट होगा हम वो सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तो वो सेकेंड ईयर में भी काम आएगा, थर्ड ईयर में भी काम आएगा, फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। क्योंकि ये ड्राइंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्पेशली थर्ड ईयर के लिए नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल पूरी ड्राइंग ही रहेगी। चाहे इसको आप सेकेंड ईयर में फर्स्ट पढ़ोगे तो भी वही चीज़ मिलेगा, सेकेंड में पढ़ोगे तो भी वही चीज़ मिलेगा। इसीलिए मैंने सब कुछ बेसिक से एडवांस तक लिया है, ताकि आपको अलग से एस्टिमेटिंग कास्टिंग फर्स्ट, एस्टिमेटिंग कास्टिंग सेकेंड ये ना पढ़ना पड़े। आप सिर्फ मेरा यही जितना भी वीडियो बनेगा इस प्लेलिस्ट में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजाइन एंड ड्राइंग में, आप उनको देखोगे, आपकी सारी ड्राइंग क्लियर हो जाएगी। नो डाउट, नो कन्फ्यूजन, तो चीज़ें आसान तो होनी ही होनी है। तो चलिए आप शेयर कर दीजिएगा। ये यूट्यूब चैनल है मेरा,
टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको कोई क्वेरी हो तो आप इसी से सर्च करिए, टेलीग्राम पे भी डीएपी इलेक्ट्रिकल को ही मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। डिस्कस का ऑप्शन आएगा, आप डिस्कस पे जाके हमारे चैट ग्रुप से जुड़ सकते हो, ताकि आप चैट भी कर सको, कोई भी डाउट हो आपको तो ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो रही है या फिर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप उस पर कमेंट करो। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं उस क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेप 7वां है वो छोड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, उस पर हम लोग एस्टिमेटिंग कास्टिंग ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। और उस क्वेश्चन पे देखिए कैसा क्वेश्चन होगा। मैंने आपको उस क्वेश्चन में बताया था कि एक लेआउट है, इसमें इतने पॉइंटें लगानी है, आप लगा के वायरिंग कर दो, आप बहुत आसानी से कर लोगे। लेकिन अगर आपके सामने कुछ ऐसा चैलेंज आ जाए कि आपको एक ऐसा कुछ डायग्राम मिल जाए, ये 5 बाई 5 बाई 4 मीटर का एक कमरा है। क्या है? ये कमरा है जिसका डोर बिल्कुल दीवार से सटा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक विंडो भी होगा, घर है तो विंडो लगा दिया हमने। ये क्या है? ये 5 बाई 4 नहीं सॉरी 5 बाई 4 बाई 5 का नहीं, ये 4 बाई 5 बाई 4 का बरामदा है। क्या है? बरामदा। ये आपको लेआउट दे दिया गया। ठीक, अब ये लेआउट आपको मिला तो आपसे ये नहीं कहा गया कि इसमें एक लाइट लगाओ, इसमें 2 लाइट, इसमें 3 लाइट, ऐसा आपको कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ ये कह दिया गया कि एक यहाँ बीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ये आपको लेआउट दिया गया है पहले से ही, क्वेश्चन में ये लेआउट दे दिया गया। ठीक है, तो अभी आप इस लेआउट को मत बनाइए, आप पहले क्वेश्चन पूरा लिखिए। दिए गए लेआउट के लिए, नोट करिए आप लोग, दिए गए लेआउट के लिए आगे कामा, कमरे में 72 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, 72 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, इसी को लक्स भी बोला जाता है। क्या? लक्स। तो कमरे में 72 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर तथा बरामदे में 45 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, बरामदे में 45 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर प्रकाश की तीव्रता की आवश्यकता है। प्रकाश की तीव्रता की आवश्यकता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 9 वाट का एलईडी बल्ब उपयोग किया जाना है, यदि 9 वाट का एलईडी बल्ब उपयोग किया जाता है जिसकी दक्षता 100 ल्यूमन पर वाट हो, तो प्रकाश बिंदुओं की गणना कीजिए। प्रकाश बिंदुओं की गणना कीजिए, यानी कि अभी लेआउट दे के आपको क्या दे दिया गया? लाइट की इंटेंसिटी दे दी गई, और उस इंटेंसिटी में बोला गया कि 9 वाट की एलईडी है। क्या है? 9 वाट की एलईडी है जिसकी दक्षता यानी कि ईटा आई बराबर 100 ल्यूमन पर वाट है। ये दे दिया गया आपको। अब बोला कि आप यन निकालो, यानी कि मैंने नहीं बताना कि आपको कितना बल्ब लगाना है, कितना क्या लगाना है, आप खुद पॉइंट को कैलकुलेट करो कि कितना बल्ब लगेगा। मैंने बता दिया कि रूम में चाहिए 72 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर का प्रकाश और बरामदे में चाहिए 45 ल्यूमन पर मीटर का स्क्वायर। ये डाटा में भी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कमरे में 72 ल्यूमन से ज़्यादा की जरूरत हो, बरामदे में इससे ज़्यादा जरूरत हो। मैंने डाटा अपने से सेट किया है क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो डाटा अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है,
मैंने पहले ही आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि आप डाटा कोई भी यूज कर लो, तरीका बस सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। चलिए, तो अभी तो उसने सिर्फ एक क्वेश्चन कहा कि नंबर ऑफ पॉइंट कैलकुलेट करो, कितना लाइट होगा कमरे में, कितना बरामदे में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे से लिखिए, उपरोक्त के लिए रूम में, उपरोक्त के लिए रूम में एक पंखा, रूम में एक पंखा तथा एक सॉकेट, एक पंखा तथा एक सॉकेट लगाना है, एक पंखा तथा एक सॉकेट लगाना है, और साथ ही बरामदे में भी एक सॉकेट लगाना है। यानी कि एक सॉकेट पंखा इसमें लगाना है और एक सॉकेट सिर्फ बरामदे में लगाना है, साथ ही बरामदे में भी एक सॉकेट लगाना है। इसके लिए आगणन व मूल्यांकन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया कि आप पहले क्या करो, नंबर ऑफ पॉइंट निकालो। जब आप नंबर ऑफ पॉइंट निकाल लोगे तब आप एक और पंखा इस पे यूज करो, और यहाँ पे एक सॉकेट और इसमें भी एक सॉकेट। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दे दिया आपको, लेआउट दे दिया, इतना कुछ डाटा आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, अगर इतना डाटा आपको दिया गया है तो देखिए इस डाटा का आप कैसे उपयोग करोगे। चलें, आप फिर उसके बाद ये लेआउट बना लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है लेआउट। ये जो लेआउट है आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो आप इसको बना लो क्वेश्चन में। इतना कुछ क्वेश्चन दिया, अब आप अपने से दिमाग से सोचो कि क्या ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा? नहीं हल होगा। ये क्वेश्चन काफी टेक्निकली हो गया। यानी कि अब ये क्वेश्चन छोटा सा तो है, अगर आप ये काम कर गए, यानी कि n निकाल लिया, तब तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएगा, फटाक से आप कर जाओगे। लेकिन क्वेश्चन का अप्रोच कहाँ से लेना है, इसमें आप फंस जाओगे। तो चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए हूँ, आपको फंसने नहीं दूंगा, आप बिल्कुल सही से हल कर ले जाओगे। देखिए कैसे मैं ये क्वेश्चन मिटाने जा रहा हूँ और इसका सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ कैसे सोल्यूशन करना है। ठीक है, देखिए, स्टेप की बात करें, आपने नोट कर रखा है स्टेप फर्स्ट। कौन सा स्टेप? फर्स्ट। अब देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, हमको एजम्पशन लिखना है, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान आपको क्या क्या लिखना है, मैंने पहले ही बता रखा है कि आप वही पूर्वानुमान नोट करोगे जो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अप्रोच में लेते हो। यही तो होती है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले से ही क्या प्री प्लानिंग कर रखा है, ये चीज हम पूर्वानुमान में बता देते हैं उसको कि हम भाई ये करेंगे आपके इस वायरिंग में। तो बोलेगा ठीक है, आप ये कर दो, जितना कॉस्ट आता है हमें बता दो। तो ये बात तो हो गई। तो आप इसको नोट करोगे कैसे, मैंने जैसे पहले बताया था, पहला लिखोगे आप, लिखिए पहला, क्षैतिज रन, वायरिंग का क्षैतिज रन, वायरिंग का क्षैतिज रन कितना होगा, बताया था मैंने 3.5 मीटर, क्योंकि हाइट कितनी है कमरे की, 4 मीटर है। कमरे की हाइट कितनी है, 4 मीटर है, तो 3.5 मीटर पे हम लगा देंगे, कोई बात नहीं। दूसरा हो गया, देखिए पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या करेंगे, स्विच बोर्ड 1.25 मीटर पर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1.5 मीटर पर लगेगा। कहाँ से? फर्श पे। ये आप दूसरे में लिखोगे। तीसरे में क्या लिखोगे, जो वायरिंग है, वायरिंग लूप इन मेथड में होगी। किस मेथड से होगी? लूप इन मेथड में होगी। चलिए, चौथा देखिए क्या होगा, चौथा होगा वायरिंग छिपी हुई होगी, वायरिंग छिपी हुई होगी। ठीक है, इतनी बातें हम पहले से उसको बता देंगे कि हम भाई ये काम करेंगे तुम्हारा। अब देखिए क्या हो गया, मैंने पहले ही बता रखा है कि लाइट पॉइंट कहाँ लगेगा, लाइट पॉइंट 2.5 मीटर पर
लाइट पॉइंट जो है दीवार फर्श से 2.5 मीटर ऊपर लगेगा। एक आध और एजम्पशन देख लेते हैं। जो वायरिंग होगी छिपी हुई होगी, तो छिपी हुई वायरिंग जब होगी तो उसके लिए हम कोई पाइप तो यूज करेंगे ना, तो लिख देंगे कि पीवीसी पाइप यूज किया जाएगा, पीवीसी पाइप उपयोग होगा। ये इतनी चीजें हो गई, यानी कि आप 6, 7, 8, 10 पॉइंट मैक्सिमम जितने बनते हैं आप पहले से ही बता दोगे कि ये हम मेथड यूज करेंगे, यानी कि ये चीजें यूज में आएंगी। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो चीजें होनी है, तो हमारा वायरिंग अच्छा रहेगा। वो बोलेगा सामने वाला बंदा ठीक है भाई तुम हमारा वायरिंग कर दो। तो चलिए पहला स्टेप तो काफी इजी होता है, अब आप लोग इसको आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे आप फंसोगे सेकेंड स्टेप में कि दूसरे स्टेप में करें तो क्या करें। अब हम दूसरे स्टेप में बोलते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ क्या पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट एंड सर्किट। ये सर्किट का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट एंड सर्किट। देखिए होगा क्या, अब आप सीधा सीरियल नंबर डालते हो, पॉइंट लिखते हो, कितना संख्या लगेगा, कितना वाट की रेटिंग, कितना टोटल वाट आ रहा है निकाल लोगे इससे। लेकिन पंगा तो ये है इस क्वेश्चन में कि हमें पता ही नहीं है कितना बल्ब यूज होना है, तो हम बताएंगे कैसे कि बल्ब की संख्या कितनी है कि नहीं चैलेंज। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कितना बल्ब लगेगा। तो देखिए कैलकुलेशन करने के लिए आप इधर लिख लोगे कमरे के लिए, ठीक है। आगे लिख दो बरामदे के लिए, इसके लिए बरामदे के लिए अलग अलग लाइटें आएंगी क्योंकि डाटा अलग अलग दिया है। इसके लिए आपको दिया गया है 72 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या लक्स। इसके लिए ई दिया गया है 45 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। ये डाटा दिया गया है। इसका एरिया कितना है, अब आप अपना क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में मैंने कमरे को कहा है 5 बाई 5 बाई 4 का, यानी कि 5 लंबाई है 5 चौड़ाई है, तो 5 गुणे 5 यानी कि 25 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इसका एरिया कितना है देखिए एक बार, 5 बाई 4 का है ये कमरा, 5 बाई 4 का है, तो 20 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। एरिया तो निकल के आ गया। इसमें पावर कितना 9 वाट का ही है, और इफिशियंसी कितनी है, 100 ल्यूमन पर वाट। इसमें भी वही डेटा यूज होगा 9 वाट, और इफिशियंसी कितनी आएगी 100 ल्यूमन पर वाट। अब देखिए ये डाटा जब आपको मिल गया तो आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, इसका एन तो हम निकाल सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है E इंटू ए पी इंटू एन आई, यही तो फार्मूला होता है। आप सीधा पुट करोगे फार्मूले में, E कितना आपको पता है 72, ए कितना है 25, पी कितना है 9, ईटा कितना है 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि एन का मान कितना आ गया 2। कितना 4, 8/4 यानी कि 2। 9 से 72 8 बार चला गया, 25 से 100 4 बार चला गया, 8/4 आ गया ये डाटा। ये 8/4 को आप कितना लिखोगे 2। यहां से देखो यानी कितना निकलेगा, यहां पे आप ई का मान लिखोगे 45 और ए का मान कितना लिखोगे 20, वही 9 वाट और 100, तो 20 5 100, 5 9 45 और 9 से 9 कैंसिल, यानी कि एन आपका कितना आ गया सिर्फ 1। अब यहां से आपको डाटा निकल के आ जाएगा कि हाँ अब तो काम बन गया, हम कमरे में 2 बल्ब यूज करेंगे और बरामदे में 1 बल्ब यूज करेंगे। बताइए इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। तो अब जब हम टेबल बनाते थे, अब टेबल आसानी से बना सकते हैं। तो आप इस चीज को नोट कर लो फटाक से कि ये कमरे के लिए कैलकुलेशन है और ये बरामदे के लिए कैलकुलेशन है। फटाक से आप इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं चलता हूं आगे, देखिए होगा क्या।
आपने कैलकुलेशन कर लिया पॉइंट का। अब इसके बाद आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे। बनाए टेबल, चलिए देखिए होगा क्या। यहां होता है हमारा टेबल में क्या, सीरियल नंबर, ये हो गया, ठीक है। ये उसके बाद क्या होता था, अब देखो एक बार अपना टेबल। यहां होता था पावर रेटिंग, किसमें, इन वाट। पावर रेटिंग किसमें, वाट में। चलो अच्छी बात है। फिर क्या लिखते थे हम लोग, यूनिट, कि कितना संख्या लगेगा, ठीक है। फिर टोटल पावर, टोटल पावर। पहला देखिए सीरियल नंबर में ही सीधे लिखिए बल्ब, ये तो एक शॉर्टकट हो गया। सीरियल नंबर के बाद क्या आ गया, पावर रेटिंग आ गया। तो पावर रेटिंग से तो काम चलने वाला नहीं है, यानी कि हमारा एक टेबल छूट गया। ये जो सीरियल नंबर है वो कहाँ होगा, इससे पहले होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आएगा, और ये सीरियल नंबर। आप इसको करेक्ट कर लेना। पहले सीरियल नंबर पे क्या यूज करोगे आप, बल्ब। बल्ब की पावर रेटिंग कितनी है, 9। कितना है, 9, ठीक है। बल्ब की पावर रेटिंग 9 वाट। लगना कितना है, टोटल 3 ही तो है, 2 कमरे में 1 बरामदे में, तो टोटल पावर कितना आ गया, 27 वाट। बल्ब का तो काम हो गया। अब देखिए एक फैन देखते हैं। फैन 60 वाट। लगना कितना है, सिर्फ एक। कहाँ पे लगेगा, कमरे में, उसने कहा रखा है, तो कितना वाट हो गया, 60 वाट। तीसरा आप यूज करोगे सॉकेट। सॉकेट की रेटिंग कितनी है, पता नहीं भाई, कहोगे आप सर जो लोड आप लगा दो सॉकेट वो लोड ले लेगा, तो कितना रखे उसका तो कुछ पता था ही नहीं है। 0 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं, कुछ क्लियर नहीं है। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, वो रूल बता रखा था कि आप सॉकेट के लिए कितना वाट यूज करोगे, 100 वाट। लगना कितना है, 2। कहाँ कहाँ, एक कमरे में, एक बरामदे में, तो टोटल हो गया 200। अब आइए देखते हैं कि आपने क्या क्या समझा। ये हो गया हमारा टेबल। यहाँ टोटल अगर हम पॉइंट की बात करें तो क्या कहोगे आप, 2 3 3 6, टोटल 6 पॉइंट। पावर की बात करें तो 260 80 87, 287 वाट। नो डाउट इतना तो काम हम कर लोगे आप अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए 287 वाट निकालने में। अब जब आपने 287 वाट निकाल लिया तो कहोगे कि पॉइंट से हमारा रिलेशन किससे है, नंबर ऑफ सर्किट से, और इस वाट से रिलेशन किसका है, मेन सर्किट का और वायर का। तो आइए पहले पॉइंट की बात देखते हैं। पॉइंट के लिए मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ पॉइंट निकालना हो तो जितना आपके पास पॉइंट आ रहा है उसको आप 10 से भाग दे दो। क्यों, क्योंकि एक सर्किट से हम मैक्सिमम कितने पॉइंट ले सकते हैं, सिर्फ 10। अब अगर 10 पॉइंट ले सकते हैं तो ये 10 पॉइंट को हम अगर भाग दे देंगे, हमारा जितना पॉइंट आ रहा है तो उससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ सर्किट। तो ये आ गया 0.6। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है एक सर्किट। आपके पास कितना बनेगा, सिर्फ एक सर्किट। चलो अब आपको तुरंत मेरा एक नोट याद आना चाहिए कि नहीं, सर ने एक नोट लिखवाया था कि जहां भी कैलकुलेशन से एक सर्किट आएगा ये वैलिड नहीं होगा। एक घर की वायरिंग में हमें कम से कम 2 सर्किट लेना जरूरी है। तो आप बोलोगे एक सर्किट हम कहां से लाएं, आप तुरंत नोट लिख के डालोगे, चूंकि किसी भी हाउस वायरिंग में मिनिमम 2
सर्किट होना आवश्यक है, इसलिए परिपथ की संख्या 2 होगी। ये आप नोट करके लिखोगे। यानी कि अब आपसे कोई पूछे कि इस वायरिंग में आपको नंबर ऑफ सर्किट कितने मिले, तो आप कितना बताओगे? 1? नहीं, गलत होगा। कितना बताओगे आप? 2। यानी कि एक परिपथ, एक घर की वायरिंग में कितने सर्किट होने चाहिए? कम से कम 2। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है, हम उतना यूज करेंगे। लेकिन कैलकुलेशन से अगर 1 आ गया तो आप नोट डालोगे और ये बात लिख के उसको बता दोगे कि नंबर ऑफ सर्किट कितना होगा। अब आप मार्क कर दोगे नंबर ऑफ सर्किट 2, अंडरलाइन हो गया ये। यानी कि एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, बच्चे ने रूल पढ़ रखा है, इसको रूल अच्छे से याद है, इसलिए इस रूल पे अपने टिका हुआ है। बता दिया इसने कि एक सर्किट हम नहीं ले सकते। अगर आप इस बात को नहीं ध्यान दिए होते, कैलकुलेशन में अगर ऐसा आ जाता तो आप एक सर्किट मार के चले आते, जो कि हो जाता गलत। फिर आप बोलते मैंने तो सब कुछ सही किया था, लेकिन फिर भी मेरा नंबर कट गया। तो यही सब होता है, छोटी छोटी मिस्टेक होती है और एग्जामिनर का आपको पता है कि उसका ध्यान आपके सही चीज पे नहीं जाता, वो आपकी कहाँ जाता है? गलतियों पे जाता है। तो आप इस गलती को उम्मीद करते हैं आगे से नहीं करोगे। इसीलिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वहां पे भी सर्किट का कैलकुलेशन 1 आ रहा था, लेकिन मैंने बोला चूंकि मैंने अपने से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ, एक छोटा सा कमरा है, उसमें एक स्विच बोर्ड ही है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं है, तो हम एक परिपथ से ही काम चलाते हैं। आगे आपको एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें कि आपका परिपथ तो 1 बनेगा, लेकिन लेना होगा 2। वो वही क्वेश्चन है, मैंने फ्रेम किया ये कि परिपथ तो 1 आए, लेकिन लेना कितना पड़े? 2। तो इससे आपका क्या होगा? डाउट क्लियर होता जाएगा। क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं कि आप अपने सारे क्वेरी एक साथ पूछ सकते हो। तो जितना मेरे से बनता है कि आपके पास कम से कम डाउट रह जाए, उस चीज को मैं धीरे धीरे क्लियर करता चलूंगा। लेकिन फिर भी आपको डाउट बचता है तो मैं बार बार बोलता हूँ, नीचे कमेंट में कमेंट करो। लेकिन आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी समझदार हो। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग समझदार हो तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, चीजें कम समझानी पड़ेंगी। तो देखिए, आपने नंबर ऑफ सर्किट तो कैलकुलेट कर लिया इस पॉइंट से। कितना आ गया? 0.6 आया, यानी कि एक सर्किट होना चाहिए, लेकिन रूल का वायलेशन हो रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमने मिनिमम 2 सर्किट ले लिया। सर्किट का तो काम बन गया। अब देखिए, आप धारा कैसे निकालोगे? धारा कैसे निकालोगे? तो मैंने पहले ही बता रखा है कि एसी के लिए होता है P बराबर VI cos फाई। किसके लिए? एसी के लिए। और एक होता है P बराबर VI किसके लिए? डीसी के लिए। इनमें अंतर क्या है? सिर्फ cos फाई का। किसका है? cos फाई का। ये cos फाई होता क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये टोटल cos फाई क्या है? पावर फैक्टर है। लेकिन टोटल सिर्फ फाई की बात करें तो ये क्या है? सिर्फ फाई फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस है किसमें? अगर वोल्टेज और करंट चल रहा हो एक साथ, तो जो वोल्टेज और करंट में एंगल बनता है वो क्या होता है? फेज डिफरेंस। ये लीडिंग भी हो सकता है, लैगिंग भी हो सकता है। तो ये फेज डिफरेंस कैसे इसमें आ जाता है, इसमें नहीं आता? तो आपको पता है कि जो एसी होती है वो अल्टरनेट चेंज होती रहती है और करंट वोल्टेज में कुछ न कुछ एंगल बनता रहता है। तो फिर आप बोलोगे सर डीसी में क्या होता है कि ये कास खत्म हो जाता है cos फाई। तो डीसी के केस में ऐसा कुछ होता है कि यहाँ अगर वोल्टेज है तो करंट भी यहीं पे होती है। तो जो ये फाई हो जाता है 0, और जब फाई 0 हो गया तो कास 0 अंश का मान हो जाता है 1। जब 1 हो जाता है तो हो जाता है हट। तो ये सारा फंक्शन होता है इसमें पावर में VI cos फाई का और सिर्फ VI का। सारी चीजें मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा बेसिक में। आप बेसिक इतना मैं आपका मजबूत कर दूंगा कि आप बेसिक से जो भी क्वेश्चन करोगे, कोई भी आपसे क्वेश्चन करेगा खट्टा से उत्तर दोगे आप। इतना तगड़ा मैं आपका बेसिक कर दूंगा और इतनी इजी तरीके से करूंगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि मैंने बेसिक इतना अच्छे से पढ़ लिया और मुझे पता तक नहीं चला। बस आप मुझे देखते जाओगे, सुनते जाओगे तब भी। तो चलिए, मौका मिलेगा तो इसके बाद एसी भी पढ़ाऊंगा मैं, मतलब बेसिक भी पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन पहले वायरिंग पे आते हैं। तो हमारा मैटर ये था कि ये cos फाई है क्या, ठीक है। तो चलिए, cos फाई क्या है? पावर फैक्टर है। अब देखिए कैलकुलेशन में इसका रोल क्या आएगा। कभी कभी होता क्या है
कि क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल वगैरह देखोगे कोई, तो यहाँ पे इसका मान 0.8 भी रख देता है। कभी कभी इसका मान 0.8 रख के कैलकुलेशन कर देता है, कभी कभी इसका मान 1 रख के कैलकुलेशन कर देता है। तो रूल ये कहता है कि आप इन जनरल कोई भी नहीं दिया गया है डाटा, सिर्फ वोल्टेज करंट पता है, पावर पता है, तो इसका मतलब ये है कि cos फाई का मान 1 है। लेकिन वो कहीं भी 0.8 रख के भी कैलकुलेट कर रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो, क्योंकि वो इसको 0.8 मान के चल रहा है। तो वो 0.8 भी मान सकता है और आप 1 भी मान सकते हो। दोनों से आपका मतलब मेथड सही है, तो कोई गलती नहीं होने वाली। आप इसके लिए टेंशन मत होना कि उसने तो 0.8 रख के हल किया, हम 1 रख के क्यों हल करें। नहीं, आप कर सकते हो, बस रूल मत तोड़ना आप। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया एसी डीसी के लिए। अब होगा क्या, जब हमें पावर निकालनी है, तो देखिए करंट निकालनी है तो क्या करेंगे, तो यहाँ से करंट का फार्मूला लिखेंगे, करंट आई का मान P/V। ठीक है, अगेन वही बात, P क्या है, 287 वाट है। वोल्टेज कितना है, आप कहोगे पता ही नहीं, आपने तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो अरे मैंने क्वेश्चन में नहीं दिया तो इससे क्या हुआ, आप अगर सिंगल फेज की वायरिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल फेज में कितनी आती है। स्टैंडर्ड 230 माना गया है, कम ज्यादा आ रही है वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, हमें तो कैलकुलेशन करना है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1.25 एम्पियर के आसपास आएगा। कितना आएगा, 1.2 एम्पियर के आसपास आएगा ये। अब ये 1.25 एम्पियर अगर आ रहा है तो आप लिखोगे, अतः मेन स्विच कितने का लोगे आप, 6 एम्पियर, 50 हर्ट्ज, 250 वोल्ट, सिंगल पोल MCB। ये हो गया हमारा मेन स्विच। चलो, मेन स्विच का तो काम हो गया। वायर भी तो आप यूज करोगे, तो वायर बोलोगे कि 1 mm कॉपर। कितना mm, 1 mm कॉपर आप यूज करोगे वायरिंग में। तो अब देखिए, आपने पिछला वाला क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में क्या अंतर पाया कि इसमें एक कैलकुलेशन और बढ़ गया। कौन सा, बल्ब का पॉइंट निकालने वाला। ये आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में बता के नहीं देगा कि हाँ मैं इस साल ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूँ या ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करने वाला हूँ। वो अचानक से आपको सरप्राइज कर देगा। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ पिछले 2 साल से खास कर क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, काफी सरप्राइज करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है। तो एग्जामिनर भी थोड़ा सा टेक्निकली हो जा रहे हैं कि भाई चलो टेक्निकली पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी करो। बहुत पढ़ते आ गए सरन, आपने 2 साल 3 साल का पढ़ लिया, 4 साल का आप पास हो जा रहे थे। अब अगर आप ऐसा करोगे तो आप घाटे में जाओगे। तो इसलिए मैं जितने तरीके का फ्रेम हो सकता था क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। काफी सारे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, देखते हैं जितना तक हल हो पाता है। तो चलिए, एक स्टेप मैंने आपको बढ़ाया तो आपको चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, नो डाउट सब कुछ बढ़िया से चल रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा। तो अब आपके दिमाग में एक चीज हो गया कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं कर ले जाऊंगा। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब देखिए स्टेप थर्ड में क्या होता है। स्टेप थर्ड में क्या होता है, वही कुछ नहीं होता है, सीधा लेआउट बनाना होता है। तो आपको तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है लेआउट कि ये क्या है, कमरा है। मैंने आपको बता रखा कि लेआउट का मतलब होता है कि जो खाका आपको दिया गया है आप वही उतार दो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता। चूंकि आपके क्वेश्चन पेपर में बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको खाका दे के रखता है, तो आप एज इट इज उसी को उतार दो। लेकिन हाँ, उसका डायमेंशन आप मेंशन कर दो कि ये इतने इतने का है। ठीक है, 4x4 सारे डाटा मीटर में है। ये हो गया कमरा, ये हो गया खिड़की, ये हो गया दरवाजा। क्योंकि यहाँ पे खिड़की दरवाजा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि बरामदा है। यहाँ पे उसने बीच में दे रखा है डीबी। ठीक है, बीच में डीबी का मतलब ये है कि यहाँ पे दीवार है, तभी तो बरामदा है। यहाँ पे बरामदे में यहाँ बोर्ड लगने का मतलब है दीवार है। ऐसे दीवार नहीं होता तो हवा में तो डीबी लगाते नहीं, तो यहाँ दीवार है।
ये इतना डाटा आपको दिया गया था 5×4 का। ये क्या है? बारामदा। ठीक, तो इतना हमारा काम बनता है स्टेप थर्ड में से। काफी आसान स्टेप होता है, लेकिन यही स्टेप आपको फिर आगे बनाना पड़ता है दोबारा। किसमें? फोर्थ में। देखिए होगा क्या। स्टेप 4। मैं सोच रहा हूं आज की क्लास काफी हो चुकी है इतनी। अगर स्टेप हम लोग 4 अभी शुरू करेंगे तो पूरा हो नहीं पाएगा, और चूंकि अगर स्टेप 4 हमने अधूरा छोड़ा तो फिर आगे दिक्कत आएगी। तो आज की क्लास बस यहीं छोड़ते हैं। आप लोग इतना रिवीजन करिए, कोशिश करिए आप अपने से कि आपका पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बार आप आसानी से स्टेप 4 बना सकते हो। कौन सा बनाना होता है? स्कीमेटिक डायग्राम। यही तो करना है आपको। स्कीमेटिक डायग्राम में करना क्या है? आपको फिर से लेआउट बनाना है, और उस लेआउट पे आप कहाँ स्विच लगाओगे, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाओगे, कहाँ पे स्विच बोर्ड लगाओगे, कहाँ पे फैन लगाओगे, कहाँ पे लाइट लगाओगे, सारी चीजें दिखा के आप कैसे वायरिंग करोगे, ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है। और किनारे पे डायमेंशन दिखा देना होता है कहाँ कहाँ आप कर रहे हो। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम का काम आप करो, अपने से ट्राई करो, जितना हो सकता है करो। आप नहीं होता है तो मैं तो कल बताऊंगा ही। तो आप ये करो। मैं एक बार आपको एक और नोटिफाई कर दूं, ये जो स्पेशल क्लास है, स्पेशल तो कह नहीं सकते क्योंकि ये थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है, लेकिन उन सभी स्टूडेंटों के लिए है जो डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं। अब अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको बीटी बोर्ड का एग्जाम देना है। जब आप एग्जाम दोगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम कैसे देना है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या हमें तैयारियां रखनी है। तो इन सब चीज़ों से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और जब भी आपका एग्ज़ाम आता है, मैं उस एग्ज़ाम पे आपको स्पेशल क्लास लेके आऊँगा कि आपको उस पेपर का एग्ज़ाम कैसे देना है, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूरे चैप्टर से क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं आपको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले लेके आता रहूँगा। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा चैनल ही नहीं था यूट्यूब पे कि जो डिप्लोमा के या फिर ITI के स्टूडेंट को तैयारी करा सके एग्जाम लेवल पे। सभी लोग अपना टेक्निकल शॉर्टकट लेके आ रहे हैं कि यूपी PCI यानी कि JEE वगैरह की जो वैकेंसी आ रही है आप उसको कैसे क्रैक करो। अरे बंदा JEE तक तो बनेगा जब डिप्लोमा पास करेगा, और डिप्लोमा पास अगर फर्जी कर लिया है, कुछ नॉलेज उसको नहीं है, तो JEE बनने में भी टाइम लगा देगा। 2 साल 3 साल तैयारी करने को होगा उसको। तो अगर वो बंदा डिप्लोमा में ही सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाए तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर कोई बंदा डिप्लोमा में अच्छे से 3 साल पढ़ ले रहा है तो 1 साल के अंदर कोई भी वैकेंसी JEE की निकाल लेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग कंटिन्यू कल करेंगे। आज के लिए मात्र और मात्र इतना ही। अब आप लोग पिछला रिवीजन करिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।